मेरे ससुर की मोबाइल की दुकान थी। हर रात मेरे ससुर मेरे कमरे में आते और कहते, बहू मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दो, और फिर अगली सुबह वो मोबाइल लेने आते तो उसको चूम चूम कर रखते। मैं हैरान हो जाती। एक दिन जब वो मोबाइल लेकर कमरे में गए तो मैं भी उसके पीछे चली गई, और जो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम अनीला है। ये मेरी एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती है, मतलब और बिल्कुल अधूरी बातें होती हैं, मगर उन बातों के पीछे बहुत गहरे राज छुपे हुए होते हैं। एक अधूरी बात के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई होती है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उन अधूरी बातों का मतलब सही टाइम पर समझ गई होती, ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो आज तक मेरी समझ में आए बिना ही हो रहा था। अगर उस वक्त मुझे पता चल जाता तो मैं अपनी जिंदगी के इस वक्त में पछता नहीं रही होती, मगर शायद ऐसे ही होना मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मेरे ससुर की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी जिस पर वो खुद ही बैठा करते थे और बहुत अच्छे मैकेनिक थे। काफी सारे लोग अपना खराब मोबाइल या टूटा फूटा मोबाइल मेरे ससुर से सही करवाने के लिए आते थे। मेरे 3 देवर थे, एक नंद थी। तीनों देवर तो पढ़ रहे थे और मेरे शौहर नौकरी पर जाते थे। मेरे शौहर दिखने में काफी जवान लगते थे क्योंकि मेरी सास और ससुर दोनों ही दिखने में अच्छे थे। इसी वजह से उनके बच्चे भी अपने माँ बाप पर ही गए थे। मेरे ससुर काफी हट्टे कट्टे थे, किसी भी तरह से 5 जवान बच्चों के बाप नहीं लगते थे। मेरे ससुर की आदत थी कि वो रोज रात को जब अपनी दुकान बंद करके घर आते तो दुकान से खराब मोबाइल लेकर आते थे और कहते कि इस मोबाइल में रात भर चार्जिंग होनी है, उसको चार्जिंग पर लगा देना। और मैं वो मोबाइल अपने चार्जर से सारी रात अपने कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया करती थी। फिर सुबह जैसे ही मेरे ससुर दुकान पर जाते तो जाते वक्त मुझसे वो मोबाइल ले लिया करते थे और मोबाइल को पलट पलट कर बड़े गौर से देखते थे और जेब में डाल लेते और मुझसे कहते कि बहू खत्म हो जाएगी तो मुझे बता देना। अपने ससुर की ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और मैं उनकी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती थी कि आखिर मेरे ससुर क्या खत्म होने की बात कर रहे हैं। भला मेरे ससुर ऐसा क्यों बोलते हैं। और बात पूरी होते ही वो जल्दी जल्दी घर से बाहर चले जाते थे। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की मगर वो मेरी बात को इस तरह से इग्नोर कर देते थे जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही ना हो। वह अजीब ही मूडी किस्म के इंसान थे। वो जब बात करने पर आते तो बहुत ही बातें करते थे और जब खामोश हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनसे बात भी कर ले। मेरा शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों के चक्कर लगाता रहता था, इसलिए मैं घर में अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली ही होती थी। जब मैं अपने शौहर को ससुर के बारे में बताती तो वो कहते कि उनसे ज्यादा सवाल जवाब मत क्या करो, उन्हें पसंद नहीं है कोई उनसे सवाल जवाब करे। इसलिए मैं अपने सारे सवालों को अपने दिल में ही दुबाए बैठी रहती थी। इन अधूरी बातों का मतलब सोचती रहती थी जो मेरे ससुर मुझसे कह कर जाते थे, मगर कभी ये पहेली मुझसे ना सुलझ सकी थी। आखिरकार मैंने भी खामोश रहने का ही ठान लिया था, मगर एक दिन जब मेरा मूड किसी बात पर बहुत ज्यादा खराब था और मेरे ससुर ने मुझसे मोबाइल मांगते हुए फिर से वही बात दोहराई तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी बातों के मतलब को जानकर ही रहूंगी। अगले दिन मैं ससुर की मोबाइल मांगने से पहले ही मोबाइल अपने हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई थी और उनके सुबह हो दुकान पर जाने का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे मोबाइल दे दो, मैंने जल्दी से उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मुझे देखते ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग उतर गया था। उनके चेहरे के तासुरात को मैं नोट कर रही थी और वो अपनी बात कहकर बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में चले गए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या हुआ है। मेरे ससुर कभी मुझे इस बात का मतलब खुद नहीं बताते हैं, मैं खुद ही देख लूं आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे ससुर बार बार एक ही डायलॉग दोहराते रहते हैं। मैं तेज तेज कदमों से अपने ससुर के पीछे उनके कमरे तक पहुंच गई थी और कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे ससुर तो कमरे के अंदर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश तो काबू में ही नहीं थे। अचानक मेरे ससुर की नजर दरवाजे पर पड़ी और उन्हें पता चल गया कि मैं उनको देख रही हूँ। लाल आंखें लिए गुस्से से मुझे घूर रहे थे। उनकी लाल आंखों से मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में आ गई और कमरे के अंदर आते ही मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। तभी मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और मुझे बहुत डर लग रहा था। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन दरवाजा जोर जोर से बज रहा था, इसलिए पहले कि दरवाजा टूट जाता मैं फौरन ही डरते डरते उठकर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा ससुर
मैं 7 साल की थी जब मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। हम 2 भाई बहन थे। उस वक्त मेरे बड़े भैया की उम्र 12 साल थी जब हमारे माँ बाप हम दोनों बहन भाई को छोड़कर चले गए थे। काफी सालों तक तो हम दोनों भाई बहन अपनी नानी के घर रहे थे। उसके बाद मेरे भैया की शादी हो गई और उन्होंने अपनी कमाई से एक अलग घर खरीद लिया, जिसमें अब हम 3 लोग रहते थे, मैं, भैया और भाभी। भैया भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी और हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बहनों जितना ही प्यार दिया था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। सब लोग भाभी से कहते थे कि जल्दी अपनी नंद की शादी कर दो। भाभी भैया को कहती कि आप अपनी बहन के रिश्ते देखना तलाश करो, अब वो जवान हो गई है। भैया कहते कि मेरी बहन हमेशा मेरे लिए छोटी ही रहेगी। मैं अभी इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहता। मेरे भैया की जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगी हुई थी, इसलिए हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी भाभी भी स्कूल में टीचिंग करती थी। दोनों मियाँ बीवी कमाते थे। मेरी दोस्ती अपने कॉलेज के ही एक लड़के के साथ हो गई थी और वो मेरे राब्ते में था। वो कुछ दिन तक तो मेरा दोस्त रहा, उसके बाद हम दोनों की दोस्ती प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई थी। उस लड़के का नाम अहमद था। मैं अहमद को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और उसकी फैमिली किराए के घर में रहती थी, जबकि मेरे भैया या भाभी दोनों ही कमाने वाले लोग थे और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे भैया भाभी मेरे लिए अमीर फैमिली का रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनका कहना था कि लड़की की जॉब अच्छी होने के साथ साथ उसकी फैमिली और घर भी बड़ा होना चाहिए ताकि उनकी बहन को किसी तरह की कोई कमी ना हो सके। मैं अहमद से ही शादी करना चाहती थी, पर अहमद तो किराए के घर में रहता था और ना ही उसकी मुस्तकिल जॉब लगी हुई थी। वो कभी भी पैसों के लिए कोई भी काम कर लिया करता था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा वाला भी प्यार हो गया था। जब मैं छोटी थी और हम दोनों भाई बहन नानी के घर पर रहते थे तो हमारे नाना नानी ने हम दोनों भाई बहन का बहुत ख्याल रखा था। मेरी अम्मी नाना नानी की इकलौती लाडली बेटी थी। अम्मी अब्बू का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ गए। मैं तो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, जबकि मेरे भैया को काफी होश था और मेरे भैया बचपन से ही समझदार थे। मैं अपनी अम्मी अब्बू को बहुत याद करके रोती रहती थी और जब भैया ने अपनी जॉब के बाद अपनी ही कमाई से अपना अलग घर खरीद लिया तो उन्होंने शादी की और हम लोग नाना नानी का घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। भैया ने तो मुझे कभी अम्मी अब्बू की कमी महसूस तक नहीं होने दी थी। उन्होंने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था और अब भाभी भी मुझे ऐसी ही मिली गई थी जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इधर मैं अहमद से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों चोरी छुपके एक दूसरे से रोज मिलते थे। मैं घर से किसी ना किसी बहाने से निकल जाती और अहमद मुझे बाइक पर खूब घुमाता था। मैं अहमद से कहती कि तुम जल्द ही अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो क्योंकि मेरे भैया भाभी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पर अहमद को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जब घर जाती तो भाभी मुझे बताती कि भैया ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। मैंने अहमद से जिद की और कहा कि अगर वो रिश्ता नहीं भेजता है तो मेरे भाई या भाभी मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे जिद करने पर अहमद ने कहा कि तुम्हारे भैया कभी भी मेरे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि ना तो मेरी मुस्तकिल जॉब है और ना ही मेरा अपना मकान है। तुम तो अपने घर में रानियों की तरह रहती हो, भला तुम्हारा भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे सड़क छाप लड़के के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने भैया भाभी को समझाने की कोशिश करती हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो भैया मेरी शादी तुम्हारे साथ जरूर कर देंगे। मेरे भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो अहमद के लिए भी मान जाएंगे। अहमद और मैं काफी रात तक एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे। उसके बिना मैं नहीं रह सकती थी और ना ही किसी और से शादी कर सकती थी। हम फोन पर बातें करते और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में खूबसूरत ख्वाब देखते रहते थे। अहमद को अपनी जॉब लगने तक का इंतजार था, फिर हम दोनों शादी कर लेते। एक दिन मैं अहमद से फोन पर बातें कर रही थी और अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गई थी। भैया किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले थे। जब उन्होंने गौर किया कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है तो उन्होंने कमरा बंद करने के बारे में सोचा। वो कमरे का दरवाजा बंद ही कर रहे थे, तभी उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं किसी से बातें कर रही हूँ। मैं अहमद से बातें कर रही थी। भैया ने मेरी और अहमद की बातें सुन ली थी। भैया ने फौरन ही मेरे हाथ से फोन छीन लिया और पूछा कि मैं आधी रात को फोन पर किससे बातें कर रही हूँ। अब मैं भैया से कुछ भी नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उनको अपने और अहमद के बारे में सब कुछ बता दिया। भैया ने मुझे बहुत डांटा था और मेरा मोबाइल भी छीन कर अपने पास रख लिया था। भैया से मुझे बहुत डर लग रहा था। 1-2 दिन तक तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी और अहमद से बात करने की तलाश में थी, पर मेरा मोबाइल तो भाई ले चुके थे और शायद उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर को बंद कर दिया था। भैया भाभी को जब मेरे इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने अहमद की सारी मालूमात निकाली और उनके बारे में उनको सारी मालूमात मिल चुकी थी और उन्होंने हमारे इस रिश्ते के लिए सख्त इनकार कर दिया क्योंकि मेरे भैया हमेशा से ही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान में हो, जबकि अहमद के पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे भैया ने कहा कि तुम्हारी शादी अहमद के साथ नहीं हो सकती। मैंने भैया से बहुत जिद की और कहा कि एक बार आप अहमद से मिलकर तो देखो, लेकिन भैया ने मेरी एक ना सुनी और ना ही मुझे अहमद से मिलने दिया और भैया ने मेरा
मोबाइल अपने पास रख लिया, मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। भाभी का भी यही कहना था कि अब तुम्हें मोबाइल नहीं दिया जाएगा, ना ही घर से बाहर निकलने दिया जाएगा, कहीं तुम उस लोफर के साथ बात ना कर लो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अहमद मेरी कॉल का इंतजार कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि पता नहीं मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि मेरे घर में कितनी बड़ी मुश्किल हो गई है। भाई भाभी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और वो जल्द ही मेरी शादी करने वाले थे और अभी तक मेरा राब्ता अहमद से नहीं हो पाया था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है और मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। मुझे अपने भैया से यही शिकायत थी कि एक बार उन्हें अहमद से मिल तो लेना चाहिए था। उसके बाद वो जैसा भी फैसला करते मुझे मंजूर था, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और उनका रवैया तो मेरे साथ बिल्कुल दुश्मनों के जैसा हो गया था। उन्हें मेरे चेहरे से भी नफरत होने लगी थी। उनका कहना था कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे भरोसे को इस तरह से तोड़ रही हो। क्या किसी से मोहब्बत करना अपने भाई के भरोसे को तोड़ने के बराबर होता है? मैंने अपने भैया का भरोसा नहीं तोड़ा था। मैं तो अहमद से सच्ची मोहब्बत करती थी। हम दोनों अपनी इस लव स्टोरी को शादी तक लेकर जाना चाहते थे, लेकिन भैया तो मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अहमद बहुत मेहनती लड़का था, वो काफी टाइम से अपनी जॉब ढूंढ रहा था। अगर उसकी जॉब लगी हुई होती तो जरूर भैया मेरा अहमद के साथ रिश्ता तय कर देते, लेकिन भैया ने जिससे मालूमात निकलवाई थी उसने उनको सब कुछ बता दिया था और कहा था कि ये लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, उसकी तो कहीं पर नौकरी भी नहीं लगी हुई और घर भी किराए का है। बस यही सारी बातें मेरे भैया के दिल को लग गई थी और उन्होंने फैसला किया था कि वो किसी भी हाल में मेरी शादी उससे नहीं होने देंगे। भैया भाभी मुझ पर बहुत कड़ी निगरानी रखने लगे थे। मुझे खाना नाश्ता भी कमरे के अंदर ही दिया जाता था। उन्हें डर था कि कहीं मैं दोबारा से अहमद से बात ना करूं और उस घर से भाग ना जाऊं। मैं बहुत रोने लगी थी। दिन रात मेरा रो रो कर गुजर रहा था। एक दिन मैंने भैया भाभी के चोरी छुपके बातें सुन ली। भैया भाभी से कह रही थी कि अगर अनिला उस लड़के को पसंद करती है तो उसकी शादी होने दो, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में और गुस्से में आकर तुम कोई गलत फैसला कर दो। भैया कहने लगे मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उससे मेरी मोहब्बत होते हुए भी किसी दूसरे की मोहब्बत की जरूरत पड़े। मैंने उससे अम्मी अब्बू दोनों का प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उसने फिर भी मेरे पीठ पीछे उस लड़के के साथ इश्क लड़ाया। मैं उस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो लड़का हमारी अनिला के लिए परफेक्ट होता तो मैं खुद उनकी शादी खुशी खुशी करवाता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन सारी जिंदगी दुखों के साथ गुजारे। लव मैरिज के चक्कर में वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। मुझे पता है जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने घर में खुशी खुशी एडजस्ट हो जाएगी और अपने इस पुराने अफेयर को भूल जाएगी। भाभी कहने लगे अच्छा तो फिर जहाँ तुमने अनिला का रिश्ता तय किया है वो लोग कैसे हैं? भैया कहने लगे वो लोग बहुत अच्छे हैं, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और हमारी अनिला को हमेशा खुश रखेगा। उसकी फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी है। मैं रोती हुई अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी और हद से ज्यादा रोने लगी थी। रो रो कर मेरी आंखें भी सो चुकी थी। मैं आज अपनी अम्मी अबू को बहुत याद कर रही थी कि अगर आज मेरे अम्मी अबू जिंदा होते तो वो मेरी बात को सुनते और समझने की कोशिश भी करते कि मैं अहमद से कितना प्यार करती हूँ। भैया तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं नहीं जानती थी मेरी शादी किससे होने जा रही है, बस मेरी मंगनी की तैयारियां चल रही थी। मैं तो एक जिंदा लाश की तरह अपने फंक्शन में शामिल थी। बाकी इस शादी से मेरी कोई खुशी नहीं थी। मेरी मंगनी वाले दिन मेरी एक दोस्त आई जिससे मेरे और अहमद के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। वो कहने लगी अनिला जब तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हारी मंगनी की दावत दी तो मैंने अहमद को इस बारे में बता दिया कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। मुझे पता है कि उसका भाई कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा। उसने कहा है कि अभी सही वक्त यही है कि खामोशी से अनिला शादी कर ले। अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे। अनिला बाद में अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगी। उसने कहा कि जब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी। मेरी दोस्त कहने लगी मैंने अहमद से कहा भी था कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, ये सब मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी करो। लेकिन अहमद ने जवाब दिया कि तुम पागल हो गई हो, शादी करना इतना आसान नहीं होता। ये बात कहकर मेरी दोस्त खामोश हो गई थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले मैं एक से शादी कर लूं और फिर उससे तलाक लेकर दूसरे से शादी कर लूं। मैं बहुत गुस्से में थी। जब मेरी दोस्त ने मुझे अहमद की बातें बताई तो मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने मुझसे कितने सारे वादे किए थे। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तू मुझे अपना मोबाइल दो, मैं अहमद से बात करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे अहमद के नंबर पर कॉल लगा कर दे दी और जब मैंने अहमद से बात की तो उसने कहा कि इसमें मुश्किल वाली क्या बात है, तुम्हारा भाई जिसके साथ शादी करवा रहा है वो बहुत अमीर लड़का है, उम्र में भी तुमसे काफी बड़ा है। मैंने सारी मालूमात निकाली है। वो शादी के कुछ दिनों बाद ही लंदन चला जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस लंदन में ही सेट है। वो तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी भेजता रहेगा और इधर हम दोनों उन पैसे से एक अपना अलग घर ले लेंगे और वहां पर रहेंगे। फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। मैंने अहमद से कहा कि तलाक लेने के बाद तो मुझे कबूल कर लोगे? तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता
करता हूँ, मुझे तुम्हारी शादी से और तुम्हारी तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। अभी तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस फिर अहमद ने मुझे ये सब समझा दिया और मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं उसकी हर बात को मानते चली गई। मैं अहमद की मोहब्बत में अंधी हो गई थी और मुझे उसकी मोहब्बत में सही गलत का पता ही नहीं चला। बस मैं अहमद के बनाए गए प्लान के मुताबिक चलती गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे शौहर का नाम अदनान था। अदनान नॉर्मल सी शक्ल वाला लड़का था और मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। उसका लंदन में अपना बिजनेस था। वो छुट्टियों पर अपने घर आता था। लंदन के साथ उसका बाकी के मुल्कों में भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि किसी भी जगह से जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक वो घर पर नहीं आता था, इसलिए उसे ज्यादातर लंदन में ही रहना पड़ता था। अब तो वो अपनी शादी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, इसलिए 2 महीने के अंदर अंदर ही मेरी शादी होगी। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। मेरे देवर पढ़ाई कर रहे थे। मेरे सिस्टर की अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। ये उनका शौक था। उनका कहना था कि जब वो काफी सालों पहले बहुत गरीब हुआ करते थे तभी उन्होंने इस दुकान से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज वो इस छोटी सी दुकान से कहां पहुंच गए। मेरे सिस्टर के लिए वो मोबाइल की दुकान बहुत लगी थी, इसलिए अमीर होने के बाद उन्होंने अपने इस पुराने काम को नहीं छोड़ा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास थी, मगर दिखावे के लिए मुझे खुश नजर आना पड़ रहा था। मुझे उस दिन का इंतजार था जब अदनान लंदन जाने वाला था। अदनान को तो मैं बहुत पसंद आई थी। उसने कहा था कि मुझे तुम जैसी ही बीवी की तलाश थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने तो अपनी आंखों में अहमद के ही ख्वाब सजाए हुए थे। जब अदनान लंदन जा रहा था तो बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा था। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर जाए। उसने कहा था कि मैं जल्द ही तुम्हें लंदन बुलवा लूंगा। मुझे तो बस जल्दी थी वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। उसके जाने की खुशी मुझे अंदर ही अंदर हो रही थी। अदनान लंदन जाने से पहले मुझे अपने साथ मेरे मायके ले गया था। वहां पर भैया भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो मैं पहले से ही थी, मगर अब शादी के बाद जेवर और मेकअप करके मेरी खूबसूरती में और ज्यादा चार चांद लग गए थे। फिर मैं अदनान के साथ अपने ससुराल आ गई। अदनान लंदन जा चुका था। मैंने अदनान के जाते ही फौरन से कॉल पर बात की क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे एक नया मोबाइल दे दिया था। मैं अहमद से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। उसने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। मैं अपनी सास से बहाना करके अहमद से मिलने के लिए चली गई थी। अहमद ने जब मुझे देखा तो देखता ही रह गया था। काफी देर तक वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। उसके बाद उसने मुझे अदनान को काबू करने की टिप्स बताई ताकि अदनान सारे पैसे मुझे भेजता रहे, मगर मुझे अहमद की ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अहमद मुझसे किसी न किसी बहाने से पैसे मंगवाने लगा था। मैं घर पर रहकर अपने कमरे में ही अहमद से फोन पर बातें करती रहती थी। एक दिन मेरे सिस्टर ने अपने मोबाइल शॉप से वापस आकर मुझे अपनी दुकान से खराब मोबाइल लाकर कहा कि अपने कमरे में इसे चार्जिंग पर लगा दो। मैंने उसे संभाल कर सारी रात के लिए चार्जिंग पर लगा दिया था। अगली सुबह मेरे सिस्टर ने मुझसे वो मोबाइल मंगवाया और जैसे ही मैंने उन्हें मोबाइल दिया तो मेरे सिस्टर मोबाइल को पलट पलट कर देखने लगे और उन्होंने मोबाइल को जेब में डाल लिया। तो कहने लगे कि बहू जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी कि मेरे सिस्टर क्या कहना चाहते हैं। अपने सिस्टर की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ जाती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। हर दिन मेरे सिस्टर मुझसे यही बात कहते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या खत्म हो जाए तो मैं अपने सिस्टर को बता दूं। एक दिन मैंने मोबाइल को किचन में ही लाइट बोर्ड में उसको चार्जिंग पर लगा दिया और जब अगली सुबह मेरी सिस्टर मोबाइल मांगने के लिए आए तो मैंने किचन से लाकर उनका मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर वो कि मोबाइल किचन से लेकर आई हूँ, मेरे सिस्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था। फौरन बाहर जाने के बजाय सीधा अपने कमरे में चले गए थे। मैं दबे पैरों से उनके पीछे पीछे गई तो दरवाजे से झांक कर जो मैंने देखा उससे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सिस्टर जिस मोबाइल को खराब कहकर मुझे देते थे वो मोबाइल खराब नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक होता था और मेरे सिस्टर उस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मोबाइल को ऑन किया मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोबाइल नहीं बल्कि मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज है जिसके होने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। मेरे सिस्टर जब मुझे मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए देते वो मुझसे कहते कि ये कस्टमर का खराब मोबाइल है, इसे अपने कमरे में सारी रात के लिए चार्जिंग पर लगा दो। मैं उनके कहने के मुताबिक मोबाइल को चार्ज पर लगा देती थी, लेकिन असल में मोबाइल खराब नहीं होता था, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक होता था। और मेरे सिस्टर उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके मुझे मोबाइल दिया करते थे और मैं मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर अपने काम में बिजी हो जाती थी, जिससे मेरे कमरे में होने वाली मेरी बातें आसानी से उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती थी। इसका मतलब था कि मेरे सिस्टर मेरी सारी बातें सुनते थे। मैं जो रोज अहमद से बातें करती थी वो सारी बातें भी उनको पता थी। अहमद रोज मुझसे पैसे मांगता था, वो सारी बातें मेरे सिस्टर सुनते थे। मैं ये सब सोचकर ही बहुत डर गई थी। अहमद को मैंने एक बार पैसे दे दिए तो अब वो रोज रोज फोन करता था, हर रोज थोड़े बहुत पैसे मांगा करता था। अब मैं अहमद की इस आदत से बहुत तंग आ गई थी। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता कि अहमद मुझसे पैसे मांगता है और मैं उसे पैसे दे देती हूँ और हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अदनान की जब भी मेरे पास कॉल आती थी तो मैं उससे सिर्फ थोड़ी बहुत ही बात करके किसी ना किसी काम का बहाना करके कॉल कट कर देती थी, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि अहमद लालची है, मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहती
आती थी तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि मैं अब उससे तंग आने लगी हूँ और मैं बेवकूफ अब उसका असली रूप जान चुकी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे भैया ने इसीलिए मेरी शादी अहमद से नहीं होनी थी, क्योंकि वो उसकी असल हकीकत को जानते थे। मैं तो उसकी मोहब्बत में अंधी थी, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर सच तो ये था कि वो बहुत बड़ा लालची और घटिया इंसान था। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसको तो मुझसे इस बात का लालच था कि मेरा भाई अमीर है और अगर मेरी उससे शादी हो गई तो इसे जहेज में काफी कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे भैया को उसके बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने मेरी उससे शादी नहीं होने दी। अब अहमद मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैं उसकी लालच की धमकियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इस बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी गलती थी और ये बात तो मेरे लिए डूब मरने के काबिल थी कि मेरी इस हरकत के बारे में मेरी सिस्टर को सब कुछ पता था। उन्होंने मेरी और अहमद की होने वाली सारी बातें सुन ली थी और उन्हें शायद मुझ पर पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने मेरी बातें सुनने के लिए ऐसा किया था। मेरे सिस्टर ने मुझे देख लिया था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं उनको देखते ही फौरन अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे कमरे के अंदर आते ही मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ गया। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती तो शोर से सारा घर जमा हो जाता। सिस्टर को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। वो मेरे कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करने के बावजूद अपने पुराने बॉयफ्रेंड से राब्ते में हो और मेरा बेटा मेहनत करके जो पैसे तुम्हें भेजता है वो सारे पैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे देती हो। मुझे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, इसलिए मैं मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके तुम्हें धोखे से चार्जिंग पर लगाने के लिए दिया करता था, ताकि तुम्हारी सारी बातें सुन सकूं। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया था कि तुम उसे पैसे देती हो। मैं तभी तो तुमसे मोबाइल ले जाते वक्त कहता था कि जब खत्म हो जाए तो बता देना, ताकि तुम उलझन में रहो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह से शायद तुम अपने इस उठाए हुए गलत कदम को रोक लो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के से तो मैं खुद निपट लूंगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। मैं किसी को कुछ पता नहीं चले दूंगा। अपने ससुर की आखिरी और घटिया बात को सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस आदमी को जान से मार दूं। ये इंसान कितना गिरा हुआ था, कितना घटिया इंसान था ये। इसलिए तो मेरी जासूसी में लगा हुआ था कि उसकी मुझ पर बुरी नजर थी। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं दिल कर रहा था कि मैं अपने ससुर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे एहसास दिलाना चाहा कि मैं उसकी बेटी की तरह हूँ और उसके बेटे की बीवी हूँ और इस घर की इज्जत हूँ। मगर जब कुछ लोगों की नीयत ही खराब होती है तो वो लोग कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही उन्हें अपने रिश्तों की कदर होती है। वो मुझे लगातार धमकाया जा रहा था कि मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग अदनान को सुना दूंगा। फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल देगा। मेरे बेटे को अगर पता चल गया कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है तो वो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने देगा। तुम्हें तलाक देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर सकेगा और फिर तुम्हें मेरे बेटे से भी फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। फिर दे देना अपने आशिक को पैसे। अपने सिस्टर की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैंने कभी भी अहमद के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं बनाया था। मैंने तो बस उससे मोहब्बत की थी। जब यही सब मैंने अहमद को बताया कि मेरे सिस्टर को सब कुछ पता चल गया, वो मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि कैसे तुम अपने सिस्टर के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। मैंने अहमद से कहा कि तुम जल्दी मुझे तलाक दिलवा कर इस घर से अपने पास बुला लो। मुझे लगा शायद अहमद मेरी कोई मदद करेगा, मगर उसकी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद था और मेरी आखिरी उम्मीद भी उससे खत्म हो चुकी थी जब उसने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे सिस्टर को पता चल गया। तुम्हारे साथ तो यूं ही होना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने अमीर लड़का देकर मुझे छोड़ दिया और उससे शादी कर ली। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। इसके बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे कोई भी राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। मेरे ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा दिन मैं अपने लिए दुआ करती रहती थी कि मेरे लिए कोई तो अच्छा सा रास्ता निकल आए। ये बात अगर मेरे भाई या भाभी को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भैया तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। इधर घर में रहकर मेरा ससुर मुझे ब्लैकमेल करता रहता था। रात को जब मेरी सास सो जाती तो वो मेरे कमरे का धीरे धीरे दरवाजा बजाता रहता कि किसी की आंख ना खुल जाए। मैं डरी सहमी से दरवाजे के पास खड़ी रहती थी, मगर दरवाजा नहीं खोलती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला जा रहा था। मैं परेशानी में निढाल हो रही थी। डर था तो बस इतना कि इस काली रात से मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जैसे जैसे दिन निकल रहा था रोशनी भी फैलती जा रही थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मेरे दिल में एक फैसला कर लिया था और इस घर में अब गौर करना शुरू कर दिया था। अब मैं अपनी नंद के कमरे में जाकर सोने लगी थी और उसको कहने लगी थी कि मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। अब मैं रात को बेफिक्री से अपनी नंद के कमरे में सोने लगी थी। अपनी बेटी के डर की वजह से मेरा ससुर नंद के कमरे में नहीं आता था। मेरी नंद तो मुझसे बहुत खुश रहती थी। इसी तरह से मेरी भी परेशानी कुछ कम हो गई थी। मेरा ससुर जब भी मुझे कहीं अकेला देखता तो अपनी हरकतों पर उतर आता था। मेरा हाथ
हाथ पकड़ लेता तो कभी मुझे कमरे में चलने के लिए कहता था। मैं सब कुछ काफी दिनों से बर्दाश्त कर रही थी और अपने सिस्टर की वजह से बहुत परेशान रहती थी। रात को जब मैं अपनी नंद के साथ सोती, मेरी नंद इस परेशानी की वजह पूछती तो मैं उसे कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन मेरी नंद अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी और उसे घर आने में काफी देर हो गई थी। मैं अपनी नंद के कमरे में ही जाकर लेट गई थी। मेरा सिस्टर कमरे का दरवाजा बचा रहा था। मुझे लगा कि शायद नंद आ गई होगी, इसलिए मैंने बेफिक्री से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर आते ही मेरा सिस्टर मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। मैं अपने सिस्टर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद इस बार अल्लाह ने मेरा साथ दे दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अपने बाप की सारी सच्चाई मेरी नंद के सामने खुलकर आ गई थी, क्योंकि जब मेरा सिस्टर मुझे गलत काम के लिए फोर्स कर रहा था तब मेरी नंद ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से घर वापस आ गई थी और कमरे में जब आई तो उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये सब देखकर वो चौंक गई थी। उसने अपने बाप को बहुत बुरा भला कहा था। मेरे सिस्टर ने मेरी नंद को अपना मोबाइल दिया और कहा, ये सुनो तुम्हारी भाभी के करतूत। लेकिन मेरी नंद ने इस बात पर यकीन नहीं किया और सिस्टर से कहा कि आप भाभी के साथ गलत कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती आपकी है। मेरी नंद ने अपने पापा से कहा कि अगर आगे से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ये सब कुछ भैया को बता दूंगी। मेरे सिस्टर ने वादा किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो कमरे से निकल गया था। मेरी नंद ने मेरी मदद की थी, जबकि सिस्टर ने उसे मेरी और अहमद की रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी। अब मैं उसे और सच नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उसको सब कुछ बता दिया और मैंने उसे अपनी गलती की माफी भी मांगी थी। मेरी नंद बहुत समझदार लड़की थी। उसने कहा कि अच्छा हुआ सही वक्त पर आपको अक्ल आ गई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और इस बात को यही खत्म कर दिया चाहे तो बेहतर होगा। उसने अपने पापा का मोबाइल अपने पास रख लिया, तो उसने उसी टाइम अपने पापा के मोबाइल को तोड़ दिया और कहा कि ये सबूत खत्म हो चुका है, इसलिए कभी ये बात भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आप दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी नंद ने मेरे शौहर को अगले दिन कॉल किया और उनसे कहा कि भाभी की यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं रहती और उनका आपके बिना दिल भी नहीं लगता, इसलिए आप उनको अपने पास लंदन ही बुला लो। मेरे शौहर ने जब अपनी बहन की ऐसी बातें सुनी तो उसने जल्द ही मुझे अपने पास बुला लिया और मैं अदनान के साथ लंदन में रह रही हूँ। अब मेरा शौहर जब भी मुझसे पाकिस्तान जाने को कहता है तो मैं अपनी सिस्टर की वजह से नहीं चाहती, पर शायद मेरे सिस्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं जिससे वो मेरी गलती साबित कर सके, क्योंकि मेरी नंद उनका मोबाइल तोड़ चुकी थी और मैं ये बात जानती हूँ। उसने आज तक इस राज को कभी किसी को नहीं बताया। मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना था कि उन सारी लड़कियों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ जो शादी से पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वक्त जाया करना होता है। असल मोहब्बत तो शादी के बाद अपने शौहर से होती है। मैं अदनान के साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जबकि मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया तब भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने तो हमेशा अहमद से मोहब्बत की, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया ये सब तो आपको मेरी कहानी से ही पता चल गया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नंद ने मेरे साथ दिया, वरना तो आज मैं बेघर होती और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी होती। उस दिन के बाद कभी मैंने अहमद से कोई राब्ता नहीं रखा। सुना था कि उसकी भी शादी हो गई है और उसकी बीवी शादी के 2 महीने बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इस घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया था और मुझे पैसे लेने वाला बैंक समझा था। मैं तो अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने शौहर को इज्जत दीजिए और हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।